कर रहे थे हम G20 की, पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए जो है वो इंडिया ने कुछ किया? क्योंकि ये बात भी हमारे यहाँ की जाती है कि जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तान नहीं होता किसी भी इस तरह के फोरम पे, तो कहते हैं जी इंडिया ने पैसे चला दिए। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है अब आने वाले G20 समिट का, कैसे भारत उसमें जाके अपनी ताकत जमाएगा, जबकि पाकिस्तान का वहां पे कोई भी रोला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म से लगभग दरकिनार कर दिया गया। और कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया में आरजूक आदमी ने विश्लेषण करते हुए भी और क्वेश्चन पूछा है कि कैसे आज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरे वर्ल्ड में चल रही है और हर कोई देश भारत की फेवर में आके खड़ा हो जाता है। तो क्या ऐसा राज है तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का, और कैसे FDI तक भारत में आ जाती है? तो इसी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करें मोदी जी की और G20 समिट की, आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या होने जा रहा है? क्या क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं या क्या होप्स हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त दुनिया के सामने, मतलब दुनिया जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कहता है ना कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वैसे ही दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसकी वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है फूड सिक्योरिटी है। अब अगर ये खिंचता रहा ऐसे ही, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना के बीच अब बात ट्रेड वॉर से निकलकर रियल वॉर की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय हमने देखा था कि किस तरह एज पे आ गए थे दोनों देश। तो मुझे लगता है कि G20 एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है। आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल GDP का 80% है। आप सोचिए, कुल दुनिया की GDP का 80%। उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है, बेसिकली यही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब 190 देश हैं, लेकिन ये 20 मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और इसे G7 का एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता है। तो G7 में जो 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब इसमें इंडिया के लिए तो मैं थोड़ा बाद में आता हूं कि क्या चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान इतने साल हो गए, 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड है, आप इसमें आपसी संबंध है, डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान नहीं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए करीब, मुझे जहां तक मुझे खबर है कि करीब 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे PM मोदी की मुलाकात होनी है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन दो से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मोदी जी की। इसके अलावा अभी जिनपिंग से बातचीत की कोई खबर नहीं है, कोई उसकी सूचना नहीं है। बाइडेन से भी मुलाकात की कोई ऐसी कुछ सूचना नहीं। तो ऋषि सुनक के साथ जो मीटिंग होनी है, वो उसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो दिवाली तक हो जाना था। बोरिस जॉनसन, आपको याद होगा कि आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिवाली तक इसको कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल उठापटक मची रही ब्रिटेन में, और उसके अलावा थोड़ा सा ब्रिटेन की तरफ से जो नए मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानबाजियां हुई जिससे थोड़ा इंडियंस नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि बॉस अभी इसको ना ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन वो ठंडे बस्ते में डालने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए, अभी हमने ब्रिटेन को क्रॉस करके 5th इकोनॉमी बने हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, और उसके लिए भारत के साथ FTA बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऋषि सुनक इस बात की कोशिश में है कि भाई किसी तरह से FTA हो जाए। दूसरी बात कि बोरिस जॉनसन ने उस वक्त भी आए थे जब, शायद पिछले साल की ही बात है, मई की, तो उन्होंने एक रोड मैप 2030 की बात की थी। मोदी जी भी थे, दोनों ने मिलकर ये बात कही थी कि
कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच के संबंधों को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे, कैसे बिजनेस बढ़ाएं, डिफेंस पैक्ट बढ़ाएं, और भी सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग है, मिलकर कुछ काम करें, तो उस पर भी बात होनी। तो ये दो चीजें इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज होती है जो मैक्रो के साथ मीटिंग है पीएम मोदी की, उसमें सबसे बड़ा जो इशू होने वाला है वो है इंडो पैसिफिक। आपको याद होगा, अभी से कुछ ही दिन पहले फ्रांस ने इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी पॉलिसी जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत बड़ा साझेदार है हमारा इंडो पैसिफिक में, और ये भारत के लिए भी फायदेमंद है कि भाई भारत के लिए भी इंडो पैसिफिक में उनको मजबूती मिलेगी चाइना के खिलाफ। सेंटर में तो चाइना ही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है भारत के नजरिए से वहां बाली में। देखिए, आपने चाइना का कहा, और चाइना अमेरिका के रिलेशन भी हमने देखा है कि काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन अभी आज ही की बात है बल्कि कि दोनों जगह के जो कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने आज हाथ मिलाते हुए देखा और बड़ी एक स्माइलिंग फेस था। वैसे देख के अच्छा ही लगा कि टेंशन्स कम है, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है या एक सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं चेहरे पे, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो दोनों नेता जानते हैं, दोनों नेता जानते हैं। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में चीन ने क्या किया? चीन ने रशिया का साथ दिया। अमेरिका रशिया के खिलाफ है, सैंक्शंस लगा रहा है, लोगों को, जो दूसरे देश हैं उनको भी कह रहा है कि भैया आप रशिया के साथ मत जाओ। तो यूक्रेन रशिया की वॉर में भी अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। यही चीज ट्रेड वॉर में भी हो रही है, यही चीज इंडो पैसिफिक में भी हो रही है ताइवान को लेकर। और ताइवान पर चाइना का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि जी हम तो इसे मिलाकर रहेंगे, वो चाहे आप प्यार से मान जाओ या जोर जबरदस्ती से मानो, मिलाना तो है हमने। अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। तो हम जो चेहरे पे हंसी देख रहे हैं वो बेसिकली हंसी नहीं है, वो मजबूरी है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको हंसना तो पड़ेगा, लेकिन पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है और वहां भी हालात ठीक नहीं है। तो एक वॉर रशिया यूक्रेन में चल रही है और दूसरी वॉर की तैयारी इधर भी चल रही है। चाइना भी तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत, अगर ज्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएशन नहीं हुई दोनों देशों के बीच में, तो वॉर हो सकती है, और ये फिर दुनिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन लोग बड़े सरप्राइज हुए हैं आज, जिस किस्म की फुटेजेस आई हैं दोनों की आपस में मिलते हुए, जो वीडियोस आ रही थी, हम देख रहे थे टीवी के ऊपर, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो अब लेकिन कहीं थोड़ी सी उम्मीद तो हो सकती है कि जी कहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाए, और भारत जैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इस तरह से लेके चल रहा है, बैलेंस लेके चल रहा है, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन हम जाहिर अपनी इकोनॉमी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आपको लगता है भारत भी इसमें कोई रोल प्ले करेगा? नहीं, रोल प्ले करेगा, जरूर प्ले करेगा। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रोल प्ले करने की बात सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भारत ने युद्ध विराम की बात की, शांति समझौते की बात की, ज़ेलेंस्की नहीं माने, उन्होंने ये रिपोर्ट की थी। देखिए, वॉर तो वैसे दुनिया में कहीं भी अच्छी नहीं है, और ऊपर से अगर 2 सुपर पावर, मतलब चाइना को भी सुपर पावर अगर आप मान लेते हैं, उनकी लड़ाई अगर हुई, तो ये हम सबके लिए बहुत बुरे सपने की तरह होगा कि हम ऐसा नहीं चाहते। और बगल में हम बैठे हुए हैं, इंडिया बैठा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर बातचीत हुई, बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत होनी है, ये पहले से तय है कि G20 में बातचीत होगी, मीटिंग होगी। तो अगर दोनों पक्ष थोड़े से नरम रवैया अपनाएं, दोनों थोड़ा पीछे पीछे हटें, एक दूसरे की बात को समझें, इसके जो रिपरकशन होने वाले हैं वो देखें, समझें कि दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बात बन सकती है। और ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी सी नॉर्मलेंसी हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया का इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि देखिए, इंडिया भी तो चाइना से टकराव की स्थिति में है ना, पिछले 2-2.5 साल से। भले चीजें ठीक हुई हैं, 15 या 16 राउंड की बातचीत हुई है, कई जगहों से डिसएंगेजमेंट हुई है हमारी, लेकिन कई जगहों पे अभी भी है, हमारी सेनाएं हैं। और इस बार भी इंडिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, चाइना की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि इस बार भी सर्दियों में सेनाएं वैसी ही तैनात रहेंगी। और आपको पता है कि वहां पे -50, -60 डिग्री में तैनाती बहुत खतरनाक है। तो यानी कि अभी भी टेंशन तो है, इंडिया चाइना में भी है, चाइना अमेरिका में भी। बिल्कुल, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने भी देखी थी, बल्कि कल ही शायद देखी थी कि जो फौज है वो उसी जगह रहेंगी, आर्मी अपनी जगह पे रहेंगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा।
उससे लग यही रहा था कि अभी भी उसी तरह की टेंशन है। लेकिन फिर भी इसमें आप जैसे आप बात कर रहे थे हम G20 की, पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए जो है वो इंडिया ने कुछ किया? क्योंकि ये बात भी हमारे यहाँ की जाती है कि जहाँ पे पाकिस्तान नहीं होता किसी भी इस तरह के फोरम पे, तो कहते जी इंडिया ने पैसे चला दिए। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, अब हम तो G7 में भी नहीं है, हम तो नहीं है G7 में। लेकिन देखिए, होता क्या है कि उसके किसी भी ग्रुप में जाने के आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आप कैसा, आपकी इकोनॉमी कैसा बिहेव कर रही है, आपके यहाँ जो पॉलिसीज हैं या आने वाली पॉलिसीज हैं, आपका विजन जो है, आपका रोड मैप आगे का 20 साल का 15 साल का क्या है। तो इस चीज की सबसे बड़ी कमी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एक भी लीडर अभी ऐसा नहीं है जो अगले 5 साल बता सके कि मैं 5 साल में ये करने वाला हूं या ये देश के लिए मैं करूंगा, ये मेरा रोड मैप है, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। आप बताइए, आपने कभी सुना हो किसी नेता से कि मैं 5 साल में ये चीजें करने वाला हूं, मैं रोजगार कोई देने नहीं के लिए 5 साल अभी तक 75 ईयर तक कोई रहा ही नहीं। 5 साल तो बेचारा कैसे बताएगा, 3 साल का ही बता सकता है। लेकिन एक चीज और है इसमें आलोक जी, वो ये कि क्या पाकिस्तान में जो हर वक्त हम देखते हैं एक टेंशन होती है एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो या इमरान खान, एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई सीरियसली नहीं ले रहा पाकिस्तान को? बिल्कुल। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क है डेमोक्रेसी का, कि हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल रही है। मतलब 75 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना और जब से इंडिया आजाद हुआ, तब से हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल रही है। हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हर बार इलेक्टेड पीएम बनता है। पाकिस्तान में इस चीज की कमी रही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ होनी चाहिए या जो पॉलिटिकल लीडरशिप में भी जो मजबूती आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होती, अगर आपकी लीडरशिप मजबूत होगी तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी, क्योंकि लगातार आप काम करेंगे, डेमोक्रेसी बनी रहेगी। तो ये इस चीज में पाकिस्तान पीछे रहा। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत में जो लोग हैं, जिनके पास जो फैमिलीज, जिन्होंने पाकिस्तान को चलाया है अब तक, उनके मन में ये बात बैठी होगी कि हम पावर खो न दें। तो इसलिए वो थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं कि ठीक है जी, हम आर्मी की भी बात मान लेते हैं और हम भी थोड़ी अपनी बात मान लेते हैं। तो अभी तक ये, मतलब इसी तरह से आपके यहाँ की जो सरकारें हैं वो चली हैं। तो इसकी वजह से हुआ ये कि नुकसान हुआ आपकी डेमोक्रेसी का, और जब डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ तो इसका सीधा असर आपकी ग्रोथ पर पड़ा, आपकी इकोनॉमी पर पड़ा, और उसका खामियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। आप देखिए, अगर आपको याद हो तो 1990 के दौरान इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस समय